किसके आगाज में फ्रेडो फहीम पाशा के पास आता है और उसको बताता है कि काम मुकम्मल हो गया। फहीम पाशा उससे पूछता है कि लोका तुम्हें देखकर हैरान हुआ। फ्रेडो कहता है कि हाँ बिल्कुल, उसको बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा कि शायद वो ख्वाब देख रहा है। पारूस ने उसे एक काम दिया है। इसने ये काम करने और वहाँ से फरार होने की पेशकश की। उसका काम दारुल हुकूमत के एक अहम शख्स को अगवा करना है। फहीम पाशा उससे पूछता है कि उस शख्स क्या नाम है। पारूस ने इस नाम को एक लॉक में बंद कर दिया। अगर वो जानता भी तो वो मुझे नहीं बताता। फहीम पाशा कहता है कि वो मुझ पर एतबार नहीं करता, लेकिन वो आपको जरूर बताएगा। हम कुत्ते को खोलेंगे और एक रस्सी के साथ उसे बांध देंगे और इसके बाद आगे तुम्हारा काम है। अगले सीन में सबाहतीन अब्दुल कादिर के कमरे में से सुरंग के नक्शे चुरा रहा था। इतने में अब्दुल कादिर मौके पर पहुंच जाता है। सबाहतीन जल्दी से नक्शा छुपा लेता है। अब्दुल कादिर उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सबाहतीन कहता है कि मैं समझा कि शायद तुम अपनी वालदा के सामने माफी नहीं मांगोगे, तो तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं तुम्हारे पास आ गया ताकि तुम अकेले में माफी मांग लो। अब्दुल कादिर कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, यहाँ से निकल जाओ। सबाहतीन कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुम मौत का इंतजार करते हुए ये दिन याद करोगे। इसके बाद सबाहतीन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में तमाम फौजी तलबा सड़कों पर आ जाते हैं और आज़ादी आज़ादी के नारे लगाते हैं। महमूद पाशा को समझाने के लिए आता है। इसके साथ मौजूद पाशा उन फौजी तलबा से कहता है कि अभी ये बकवास बंद करो, तुम लोग इस रियासत के अफसरान बनोगे और आखिर तुम किसके खिलाफ बगावत कर रहे हो। एक फौजी जवाब देता है कि ये खुद मुख्तारी है। महमूद पाशा कहता है कि ये किस किस्म की खुद मुख्तारी है, जब तुम चाहते हो बगावत करते हो। जिस वक्त तुम्हें स्कूल में होना चाहिए तुम लोग यहाँ पर आकर नारे लगा रहे हो। वो लोग फिर भी आज़ादी आज़ादी के नारे लगाते हैं। पाशा कहता है कि फौरन से पहले स्कूल वापस चले जाओ और अगर मेरे हुक्म की तामील नहीं हुई तो तुम्हें सजा मिलेगी। पाशा कहता है कि ये जंगी मंजर नहीं है। गाजी उस्मान पाशा की बात न मानने का क्या मतलब है? क्या उन्होंने पलवने पर जंग नहीं लड़ी थी? अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने झंडे को गिरने से बचाया और तुम लोग इनकी बात मानने से इनकार कर रहे हो। एक तालिब इल्म कहता है कि अगर वो आज़ादी के खिलाफ हैं तो हम इस कमांडर को हरगिज नहीं पहचानते। इसके बाद वो फिर से नारे लगाने लगते हैं और आखिरकार तलबा और फौजियों के दरमियान जंग छिड़ जाती है। दोनों गिरोह आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। इतने में महमूद पाशा अपनी पिस्तौल निकाल कर हवाई फायर करता है और कहता है कि सब लोग स्कूल वापस चले जाओ, तुम लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक मुजाहिरा किया, अब तुम मजीद आगे नहीं जाओगे। इसके बाद तलबा पीछे हटने लगते हैं, लेकिन एक तालिब इल्म जो बिखरा हुआ था वो पत्थर उठाकर खिड़कियों में मारना शुरू कर देता है और बाकी भी उसकी पैरवी करते हैं। पाशा कहते हैं कि जल्दी से इन लोगों को गिरफ्तार करो। वो बिखरा हुआ आदमी जो कि करासू का आदमी था, करासू से कहता है कि उन लोगों ने मेरे दोस्तों को पकड़ लिया। करासू कहता है कि फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा। अगले सीन में बेल अखबार के एडिटर के पास आती है। उसकी खादमा कहती है कि हमने अखबार के लिए बहुत सी रकम अदा की और मोहतरमा बेल चाहती हैं कि इस मुआहदे को खुफिया रखा जाए। बेल कहती है कि हम आपकी यूरोपीय अखबारात के लिए भी माली ताउन फराहम करेंगे, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है, ये अखबार तमाम ख्यालात के लोगों के लिए होना चाहिए। इसकी मुखालफत की जाएगी और खबरें होंगी। अगले सीन में करासू को तालिब इल्म कहते हैं कि हमने ज्यादती क्यों की, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। कौन जानता है कि वो हमारे पकड़े हुए दोस्तों पर क्या जुल्म करेंगे, इनकी आज़ादी खत्म हो गई। इतने में एक और तालिब इल्म भाग कर आता है और कहता है कि वो हमारे कमरे देख रहे हैं, हमने खतरा मोल ले लिया। तालिब इल्म कहते हैं कि क्या हम लोग वापस स्कूल चले जाएं? करासू कहता है कि हम कभी भी मायूस नहीं होंगे, हम आज़ादी हासिल करने तक लड़ेंगे। ये जान लो बुरी मौत बुरी जिंदगी गुजारने से बेहतर है। अगले सीन में सुल्तान महमूद पाशा से पूछते हैं कि फौजी कॉलेज के तलबा आखिर सड़कों पर क्यों थे। महमूद पाशा कहता है कि वो हमेशा एक ही बात करते हैं, वो आज़ादी चाहते हैं।
सुल्तान कहते हैं कि हमारे इल्म के बगैर एक कानून तब्दील हुआ है क्या, या फिर इन असातिज़ा का स्कूलों में मुख्तलिफ इस्लाम का रवैया है। पाशा कहते हैं कि हर चीज बिल्कुल वैसी ही है। सुल्तान कहते हैं कि जरूर उन्हें किसी ने बाहर आने के लिए कहा, जरूर कोई और वजह है। सुल्तान कहते हैं कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे चाचा सुल्तान अब्दुल अजीज खान को भी यकीन था कि कोई इनकलाब नहीं आएगा। उन्होंने अफवाहों पर गौर नहीं किया, लेकिन एक रात ऐसा हुआ, इस रात की हवा ने अजीम हुक्मरान को तबाह कर दिया। वो बीमार हो गए। उन्होंने 6 पहलवान भेजे और मेरे चाचा को दफन कर दिया। हमें लाजमी तौर पर जागना होगा। इतने में उस्मान पाशा अंदर आते हैं और आकर बताते हैं तलबा ने गुफ्तगू की। इसी वक्त वहाँ पर फौज थी जिन्होंने हमला किया। हमने इन नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। सुल्तान कहते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। पाशा बताते हैं कि हमने स्कूल में इनके कमरों की तलाशी ली। इनके कमरों में हमें इनकलाबी मंसूबे मिले हैं। जैसे ही तलबा महल की तरफ जाएंगे फिर वो फौजियों के साथ तनाज़े में पड़ जाएंगे। इनमें से एक ने लिखा, सुल्तान हमीद रहम करने वाला है, फौजियों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। सुल्तान कहते हैं कि वो इसके खिलाफ इनकलाब की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि वो रहम करने वाला है। सुल्तान कहते हैं कि वो लोग जो इनकलाब का मंसूबा बना रहे हैं फौरन इनको अदालत में पेश किया जाए। पाशा कहते हैं कि लेकिन हम ये तयन नहीं कर सकते कि इनके कायदीन कौन थे। मेरे ख्याल में हमें तलबा के कॉलरों पर मखसूस नंबर लगाने चाहिए ताकि शनाख्त हो सके, ताकि मासूम लोग न कुचले जाएं। अगले सीन में सबाहतीन पारूस के कमरे में आता है और उसको नक्शा दे देता है। पारूस पूछता है कि बाहर चीजें कैसी जा रही हैं। सबाहतीन बताता है कि फौजी तलबा सड़कों पर निकल आए हैं, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया और बेल ने अखबार भी खरीद लिया। पारूस कहता है कि क्या तुम्हें लोका मिला। सबाहतीन कहता है कि मैं अभी तक उसके पास नहीं गया हूँ। इतने में बाहर आहट सुनाई देती है। महमूद पाशा और सुल्तान आपस में बात कर रहे थे। पाशा कहता है कि ये आपकी शफकत है जिसने पारूस को जिंदा रखा हुआ है, अगर आप चाहते तो उसे मार भी सकते थे। सुल्तान कहते हैं कि हम उसे उस वक्त मार सकते थे जब वो हमसे दूर था, लेकिन पारूस पोशीदा दुश्मन को जाहिर कर रहा है। वो समझता है कि हम बरतानवी, फ्रांसीसी और रूसी सफारती इस्तिस्ना की वजह से इसको हाथ नहीं लगा सकते। जैसे ही हमें इसके पीछे दुश्मन का इल्म होगा हम उसे खत्म कर देंगे। सबाहतीन कमरे में एक कोने में छुप जाता है। सुल्तान अंदर आते हैं और डॉक्टर से उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। सुल्तान कहते हैं कि ये कब होश में आएगा। हो सकता है कल हम लाजमी तौर पर उस डब्बे को खोल लें, जितनी जल्दी ये उठ जाए बेहतर है। सुल्तान वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन महमूद पाशा पारूस के पास ही बैठ जाता है और पारूस से कहता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन अब देखो मुर्दे की तरह पड़े हो, लेकिन तुम्हें दिखावे का शौक है। इसके बाद वो अपना रुमाल उसकी आंखों पर लगाता है, लेकिन वो आंखें नहीं खोलता। पाशा कहता है ये शायद मर गया है, एक दफा दोबारा कोशिश करते हैं, ये जरूर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाद वो अपने रुमाल को मरोड़ कर उसके कान में मारता है ताकि वो खुजली से उठ जाए, लेकिन पारूस फिर भी नहीं उठता। इसके बाद पाशा वहाँ से जाने लगता है तो उसको छुपे हुए सबाहतीन के बूट नजर आ जाते हैं। इतने में बाहर से खादिम आता है कि सुल्तान आपका इंतजार कर रहे हैं और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में फ्रेडो लोका की रस्सियां खोलता है और उसको कहता है कि मैं आपको बचा रहा हूँ। लोका फ्रेडो के गले लग जाता है और इसके बाद वो लोका को लेकर बाहर जाने लगता है तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अगले सीन में अब्दुल कादिर एक नामालूम जगह पर आता है। वहाँ पर मौजूद खादिम कहता है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ पर आएंगे। अब्दुल कादिर कहता है कि मेरे लिए कमरा तैयार करो। खादिम पूछते हैं कि आप कब तक यहाँ पर कयाम करेंगे। अगले सीन में महमूद पाशा सबाहतीन के पास आता है और उसे कहता है कि सबाहतीन साहब मेरे पास आओ, तुम अभी तक सोए नहीं। सबाहतीन कहता है कि मैं आपका इंतजार कर रहा था। पाशा कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरे बेटे को छुपन छुपाई खेलना बहुत पसंद है। मैंने सोचा जब तुम घर वापस आओ तो हम मिलकर छुपन छुपाई खेलेंगे। सबाहतीन कहता है कि मैं आपका मतलब नहीं समझा, मैं बहुत थका हुआ हूँ।
पाशा कहता है कि तुम क्या नहीं समझे, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें आज शाम पारोस के कमरे में छुपे हुए नहीं देखा था? तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? सबाहतिन कहता है कि मैं आखिर वहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं वहाँ पर गया और उसको देखा, कहीं वो मर तो नहीं गया? क्या आपने उसका हाल नहीं देखा? वो मुर्दे की तरह लेटा हुआ है। पाशा कहता है कि अगर तुम किसी गलत काम में मुलविस हुए तो बहुत बुरा होगा। मैं भी किसी वक्त पारूस की ताकत से धोखा खा गया था, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब तुम गलती मत करना, सुल्तान के खिलाफ किसी भी मंसूबे में शामिल मत होना, और अगर तुमने ऐसा किया तो सबाहतिन मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। अगले सीन में फ्रेडो और लोका छुप कर जा रहे थे। फ्रेडो पूछता है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं? लोका बताता है कि पारूस का हुक्म लेने के लिए जो इसने हमारे लिए छोड़ा होगा, और अगर हम ये करते हैं तो दारुल हुकूमत हमारा होगा और फिर हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। अब तुम मेरा काम करोगे। फहीम पाशा के आदमी भी उनका पीछा कर रहे थे। सुर्खे कहता है कि फ्रेडो हमें एक इशारा देगा, शायद वो इस जगह पर ना जाएं जहां पर इनको जाना है। दूसरी तरफ लोका फ्रेडो से कहता है कि कल हम इस जगह पर चले जाएंगे जहां पारूस ने हुक्म छोड़ा होगा। फहीम पाशा के आदमी हर जगह पर हमें तलाश कर रहे होंगे। फ्रेडो कहता है कि चलें ठीक है, आपका हाथ दिखाने के लिए मैं एक डॉक्टर को बुलाता हूँ। अगले सीन में बेल के आदमी की छपी हुई किताबें लोगों में तकसीम करते हैं। वो हर आदमी को एक एक किताब दे रहे होते हैं। एक बुजुर्ग आदमी किताब को खोलकर पढ़ता है और उससे कहता है कि इनको तकसीम करने का हुक्म किसने दिया? वो आदमी कहता है कि ये खैरात है, इसे फर्क नहीं पड़ता, बस आप दुआ कर दीजिएगा। अगले सीन में उस्मान पाशा महमूद पाशा को बताते हैं कि कुछ लोगों ने तलबा को नाराज कर दिया है। ये वो लोग हैं जो उनको उकसाते हैं। तलबा अकेले ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद वो फौजी तलबा के पास आते हैं और उनको बताते हैं कि तुम लोगों में ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन्होंने एजाजी फौजी पेशे को नजरअंदाज कर दिया। रियासत उनको सजा देने की अहलियत रखती है। अगर कोई मसला है तो वो हल हो जाना चाहिए। पाशा कहता है कि अब से तुम लोगों के कॉलर पर नंबर होंगे ताकि मासूम लोग बच सकें, और जो लोग नंबर नहीं लगाना चाहते उनको सजा होगी। अगले सीन में तहसीन पाशा सुल्तान को बताते हैं कि गालिब साहब आए हैं। गालिब साहब अंदर आते हैं और कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, मेरे यहाँ आने की एक वजह है। इसके बाद वो वही किताब सुल्तान को दे देते हैं। सुल्तान कहते हैं ये बुखारी शरीफ है, हम फजर के बाद पढ़ते हैं। गालिब साहब कहते हैं कि ये वो किताब नहीं है जो आप पढ़ते हैं, ये सड़कों पर बतौर तोहफा तकसीम की गई है। उन्होंने ये मुझे दी, लेकिन देखा कि वो अहादीस ज़ईफ हैं। ऐसी अहादीस हैं जो उलमा इत्फाक करते हैं कि ये यहूदी मजहब से हैं और वो उसे बुखारी शरीफ के तौर पर बांटते हैं। गालिब साहब कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, आखिर ये जाली अहादीस इन किताबों में क्यों मौजूद हैं? कल इनके बारे में बात होगी। अगले दिन ही दूसरी किताबों के साथ शाये होंगी और मुस्तकबिल में सब इसको कबूल कर लेंगे। मेरे सुल्तान इमाम बुखारी ने फरमाया कि मैंने ये अहादीस 6 लाख अहादीस में से ली हैं और मुझे इनकी तहकीक में 16 साल लगे। ये हदीस की किताब मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काबिल एतबार है। ये पहली जिल्द है और वो दूसरी जिल्दें भी तैयार कर रहे हैं। ये अहादीस गलत हैं। सुल्तान कहते हैं कि तहसीन पाशा फौरन से जाकर उस आदमी को तलाश करो जो इस किताब को छाप रहा है और तकसीम भी करवा रहा है। इसके बाद सुल्तान गालिब साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर ना होते तो हम इसका एहसास होने तक नहीं रोक पाते। सुल्तान कहते हैं कि आखिर वो कौन है और वो ये काम क्यों कर रहा है? गालिब साहब कहते हैं कि वो इस्लाम को झूठा साबित करना चाहते हैं ताकि लोग अहादीस पर शक करें, क्योंकि वो कुरान में ऐसा नहीं कर सकते। सुल्तान कहते हैं कि बुखारी शरीफ की एक बहुत पुरानी नकल मेरे पास मौजूद है, इसमें कोई गलती नहीं। मैं खतात हसन रजा को उसे दोबारा लिखने का कहूँगा। हम दूसरी जिल्दें भी भेज सकते हैं, फिर हम उसे छापकर पूरी कौम में तकसीम करेंगे। और आप फिक्र मत कीजिए, हम सारी गलत नकूल ढूंढ लेंगे। अगले सीन में वासफी कमालुद्दीन के पास आता है
और उससे कहता है कि मैं तुमसे खदीजा के बारे में बात करना चाहता हूँ। वासवी कहता है कि मेरा खदीजा के साथ कोई ताल्लुक नहीं, अब तुम इस बात का यकीन कर लो। वासवी कहता है लेकिन तुम्हारा मुझ पर एहसान है। अगले सीन में सुल्तान तहसीन पाशा से कहते हैं कि ये किताब सारी झूठी अहादीस से भरी हुई है। उन्होंने उसे इमाम बुखारी की अहादीस में शामिल कर दिया। क्या आपको मालूम है कि किताब किसने छापी है? तहसीन पाशा कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं। सुल्तान गुस्से में किताब बंद करते हैं और कहते हैं अगर जरूरी हो तो दारुल हुकूमत के हर एक पत्थर के नीचे नजर डालें, अगर जरूरी हुआ तो ये जमीन के नीचे से भी मिल जाएगा। तमाम घरों में जाकर इस किताब को जमा करें, जरूरी हो तो घर घर जाकर किताबें लें। तहसीन पाशा कहते हैं कि बेल आपसे अहम मामले पर बात करना चाहती है। सुल्तान कहते हैं कि उसे आने दो। बेल अंदर दाखिल होती है। सुल्तान उसको खुशामदीद कहते हैं और हाल चाल पूछते हैं और कहते हैं कि आपके हाथ में मौजूद किताब ने मुझे नाराज कर दिया। बेल कहती है कि मैं भी इस बारे में बात करने के लिए आई हूँ। आप जानते हैं कि मैंने एक स्कूल खोला है। हमारे स्कूल में अरबी तलबा भी मौजूद हैं। ये किताब हमारे स्कूल में भी तकसीम की गई है और जब अरबी तलबा ने उसे पढ़ी तो वो सरकशी पर उतर आए क्योंकि इसमें जाली अहादीस मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ कि ये किताब जलानुलू प्रिंटिंग हाउस से शाया हुई है, लेकिन आपको भी इसकी खबर होनी चाहिए। सुल्तान कहते हैं कि हम नहीं जानते थे, हमारे पाशाओं ने तलाश करने की कोशिश की, लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? बेल कहती है कि हमारे तलबा को मालूम हुआ था। सुल्तान कहते हैं कि आपने हमें बताने का फैसला किया था कि हम इक़दामात करें। अच्छे इरादे जाहिर करने के लिए आपका शुक्रिया और आपके तलबा की तवज्जो काबिल तारीफ है, लेकिन आपने ये स्कूल क्यों खोला? बेल कहती है कि जब मैं पहली दफा दारुल हुकूमत आई तो मुझे लगा यहाँ लड़कियों के लिए तालीम हासिल करना नामुमकिन है और मुझे आप पर थोड़ा सा गुस्सा था। सुल्तान कहते हैं कि क्या आपके ख्यालात तब्दील हुए? बेल कहती है कि मेरे ख्यालात तब्दील हुए जब मैंने आपको और दारुल हुकूमत को जाना। मैंने सोचा कि स्कूल खोल लिया जाए। क्या मैंने गलती की? सुल्तान कहते हैं कि जब तक आपको गलती करने का डर हो तब तक ये गलती नहीं होती। बेल कहती है कि क्या आप नहीं चाहते कि नौजवान ऐसी तालीम के साथ घर वापस आएं? सुल्तान कहते हैं कि अगर बच्चों को धोखा ना दिया जाए और वो अपनी शनाख्त ना भूलें तो तालीम हासिल करने में कोई हर्ज नहीं। और आपका प्रिंटिंग प्रेस के बारे में मालूमात लाने के लिए शुक्रिया। बेल कहती है कि मुझे मालूम था कि आप इस स्कूल की मुखालफत नहीं करेंगे जो इस मुहज़्ज़ब अंदाज में तालीम दे। इसके बाद बेल वहाँ से चली जाती है। सुल्तान कहते हैं कि मोहतरमा बेल प्रिंटिंग प्रेस के बारे में मालूमात लेकर आई हैं, आप जाकर मकानात तलाश करें। अगले सीन में फ्रेडो लोका के सामने कुछ आदमी मुंह ढांपे खड़े हुए थे। लोका कहता है कि इस होटल में फहीम पाशा के आदमी मुल्जिम के रूप में हैं, लिहाजा मैं तुम लोगों में से किसी को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। इसके बाद वो फ्रेडो से कहता है कि इन लोगों की बंदूकें इकट्ठी कर लो। फ्रेडो आगे बढ़कर उनकी बंदूकें इकट्ठी कर लेता है। इसके बाद लोका उन आदमियों से कहता है कि वापस मुड़ो और एक कतार बना लो। इसके बाद लोका उन सारे आदमी को एक एक करके गोली मार देता है, लेकिन एक आदमी को छोड़ देता है और कहता है कि तुम जिंदा रहोगे। अब तुम्हें मालूम रहेगा कि किस तरह आंखें खोलकर हिफाजत करनी है। अपनी बंदूकें ले जाओ और ज्यादा मोहतात रहना। इसके बाद वो एक दराज में से एक कागज निकालता है और फ्रेडो से कहता है कि पारूस का हुक्म इसमें मौजूद है। वो लिफाफे में से एक तस्वीर निकालता है और कहता है कि हम शेखुल इस्लाम को किसके आगाज में फ्रेडो फहीम पाशा के पास आता है और उसको बताता है कि काम मुकम्मल हो गया। फहीम पाशा उसे पूछता है कि लोका तुम्हें देखकर हैरान हुआ? फ्रेडो कहता है कि हाँ बिल्कुल, उसको बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा कि शायद वो ख्वाब देख रहा है। पारूस ने उसे एक काम दिया है, इसने ये काम करने और वहाँ से फरार होने की पेशकश की। उसका काम दारुल हुकूमत के एक अहम शख्स को अगवा करना है। फहीम पाशा उसे पूछता है कि उस शख्स क्या नाम है। पारूस ने इस नाम को एक लॉक में बंद कर दिया। अगर वो जानता भी तो वो मुझे नहीं बताता। फहीम पाशा कहता है कि वो मुझ पर एतबार नहीं करता, लेकिन वो आपको जरूर बताएगा।
हम कुत्ते को खोलेंगे और एक रस्सी के साथ उसे बांध देंगे और इसके बाद आगे तुम्हारा काम है। अगले सीन में सबाहतीन अब्दुल कादिर के कमरे में से सुरंग के नक्शे चुरा रहा था। इतने में अब्दुल कादिर मौके पर पहुंच जाता है। सबाहतीन जल्दी से नक्शा छुपा लेता है। अब्दुल कादिर उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सबाहतीन कहता है कि मैं समझा कि शायद तुम अपनी वालदा के सामने माफी नहीं मांगोगे, तो तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं तुम्हारे पास आ गया ताकि तुम अकेले में माफी मांग लो। अब्दुल कादिर कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, यहाँ से निकल जाओ। सबाहतीन कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुम मौत का इंतजार करते हुए ये दिन याद करोगे। इसके बाद सबाहतीन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में तमाम फौजी तलबा सड़कों पर आ जाते हैं और आज़ादी आज़ादी के नारे लगाते हैं। महमूद पाशा को समझाने के लिए आता है। इसके साथ मौजूद पाशा उन फौजी तलबा से कहता है कि अभी ये बकवास बंद करो, तुम लोग इस रियासत के अफसरान बनोगे और आखिर तुम किसके खिलाफ बगावत कर रहे हो। एक फौजी जवाब देता है कि ये खुद मुख्तारी है। महमूद पाशा कहता है कि ये किस किस्म की खुद मुख्तारी है, जब तुम चाहते हो बगावत करते हो। जिस वक्त तुम्हें स्कूल में होना चाहिए तुम लोग यहाँ पर आकर नारे लगा रहे हो। वो लोग फिर भी आज़ादी आज़ादी के नारे लगाते हैं। पाशा कहता है कि फौरन से पहले स्कूल वापस चले जाओ और अगर मेरे हुक्म की तामील नहीं हुई तो तुम्हें सजा मिलेगी। पाशा कहता है कि ये जंगी मंजर नहीं है। गाजी उस्मान पाशा की बात न मानने का क्या मतलब है? क्या उन्होंने पलवने पर जंग नहीं लड़ी थी? अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने झंडे को गिरने से बचाया और तुम लोग इनकी बात मानने से इनकार कर रहे हो। एक तालिब इल्म कहता है कि अगर वो आज़ादी के खिलाफ हैं तो हम इस कमांडर को हरगिज नहीं पहचानते। इसके बाद वो फिर से नारे लगाने लगते हैं और आखिरकार तलबा और फौजियों के दरमियान जंग छिड़ जाती है। दोनों गिरोह आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। इतने में महमूद पाशा अपनी पिस्तौल निकाल कर हवाई फायर करता है और कहता है कि सब लोग स्कूल वापस चले जाओ, तुम लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक मुजाहिरा किया, अब तुम मजीद आगे नहीं जाओगे। इसके बाद तलबा पीछे हटने लगते हैं, लेकिन एक तालिब इल्म जो बिफरा हुआ था वो पत्थर उठाकर खिड़कियों में मारना शुरू कर देता है और बाकी भी उसकी पैरवी करते हैं। पाशा कहते हैं कि जल्दी से इन लोगों को गिरफ्तार करो। वो बिफरा हुआ आदमी जो कि करासू का आदमी था, करासू से कहता है कि उन लोगों ने मेरे दोस्तों को पकड़ लिया। करासू कहता है कि फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा। अगले सीन में बेल अखबार के एडिटर के पास आती है। उसकी खादमा कहती है कि हमने अखबार के लिए बहुत सी रकम अदा की और मोहतरमा बेल चाहती हैं कि इस मुआहदे को खुफिया रखा जाए। बेल कहती है कि हम आपकी यूरोपीय अखबारात के लिए भी माली ताउन फराहम करेंगे, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है, यह अखबार तमाम ख्यालात के लोगों के लिए होना चाहिए। इसकी मुखालफत की जाएगी और खबरें होंगी। अगले सीन में करासू को तालिब इल्म कहते हैं कि हमने ज्यादती क्यों की, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। कौन जानता है कि वो हमारे पकड़े हुए दोस्तों पर क्या जुल्म करेंगे, इनकी आज़ादी खत्म हो गई। इतने में एक और तालिब इल्म भाग कर आता है और कहता है कि वो हमारे कमरे देख रहे हैं, हमने खतरा मोल ले लिया। तालिब इल्म कहते हैं कि क्या हम लोग वापस स्कूल चले जाएं? करासू कहता है कि हम कभी भी मायूस नहीं होंगे, हम आज़ादी हासिल करने तक लड़ेंगे। ये जान लो बुरी मौत बुरी जिंदगी गुजारने से बेहतर है। अगले सीन में सुल्तान महमूद पाशा से पूछते हैं कि फौजी कॉलेज के तलबा आखिर सड़कों पर क्यों थे। महमूद पाशा कहता है कि वो हमेशा एक ही बात करते हैं, वो आज़ादी चाहते हैं। सुल्तान कहते हैं कि हमारे इल्म के बगैर एक कानून तब्दील हुआ है क्या, या फिर इन असातिज़ा का स्कूलों में मुख्तलिफ इस्लाम का रवैया है। पाशा कहते हैं कि हर चीज बिल्कुल वैसी ही है। सुल्तान कहते हैं कि जरूर उन्हें किसी ने बाहर आने के लिए कहा, जरूर कोई और वजह है।
सुल्तान कहते हैं कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे चाचा सुल्तान अब्दुल अजीज खान को भी यकीन था कि कोई इनकलाब नहीं आएगा। उन्होंने अफवाहों पर गौर नहीं किया, लेकिन एक रात ऐसा हुआ। इस रात की हवा ने अजीम हुक्मरान को तबाह कर दिया। वो बीमार हो गए। उन्होंने 6 पहलवान भेजे और मेरे चाचा को दफन कर दिया। हमें लाजमी तौर पर जागना होगा। इतने में उस्मान पाशा अंदर आते हैं और आकर बताते हैं तलबा ने गुफ्तगू की। इसी वक्त वहाँ पर फौज थी जिन्होंने हमला किया। हमने इन नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। सुल्तान कहते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। पाशा बताते हैं कि हमने स्कूल में इनके कमरों की तलाशी ली। इनके कमरों में हमें इनकलाबी मंसूबे मिले हैं। जैसे ही तलबा महल की तरफ जाएंगे फिर वो फौजियों के साथ तनाज़े में पड़ जाएंगे। इनमें से एक ने लिखा, सुल्तान हमीद रहम करने वाला है, फौजियों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। सुल्तान कहते हैं कि वो इसके खिलाफ इनकलाब की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि वो रहम करने वाला है। सुल्तान कहते हैं कि वो लोग जो इनकलाब का मंसूबा बना रहे हैं फौरन इनको अदालत में पेश किया जाए। पाशा कहते हैं कि लेकिन हम ये तयन नहीं कर सकते कि इनके कायदीन कौन थे। मेरे ख्याल में हमें तलबा के कॉलरों पर मखसूस नंबर लगाने चाहिए ताकि शनाख्त हो सके, ताकि मासूम लोग न कुचले जाएं। अगले सीन में सबाहतीन पारूस के कमरे में आता है और उसको नक्शा दे देता है। पारूस पूछता है कि बाहर चीजें कैसी जा रही हैं। सबाहतीन बताता है कि फौजी तलबा सड़कों पर निकल आए हैं, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया और बैल ने अखबार भी खरीद लिया। पारूस कहता है कि क्या तुम्हें लोका मिला। सबाहतीन कहता है कि मैं अभी तक उसके पास नहीं गया हूँ। इतने में बाहर आहट सुनाई देती है। महमूद पाशा और सुल्तान आपस में बात कर रहे थे। पाशा कहता है कि ये आपकी शफकत है जिसने पारूस को जिंदा रखा हुआ है, अगर आप चाहते तो उसे मार भी सकते थे। सुल्तान कहते हैं कि हम उसे उस वक्त मार सकते थे जब वो हमसे दूर था, लेकिन पारूस पोशीदा दुश्मन को जाहिर कर रहा है। वो समझता है कि हम बरतानवी, फ्रांसीसी और रूसी सफारती इस्तेसना की वजह से इसको हाथ नहीं लगा सकते। जैसे ही हमें इसके पीछे दुश्मन का इल्म होगा हम उसे खत्म कर देंगे। सबाहतीन कमरे में एक कोने में छुप जाता है। सुल्तान अंदर आते हैं और डॉक्टर से उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। सुल्तान कहते हैं कि ये कब होश में आएगा। हो सकता है कल हम लाजमी तौर पर उस डब्बे को खोल लें। जितनी जल्दी ये उठ जाए बेहतर है। सुल्तान वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन महमूद पाशा पारूस के पास ही बैठ जाता है और पारूस से कहता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन अब देखो मुर्दे की तरह पड़े हो, लेकिन तुम्हें दिखावे का शौक है। इसके बाद वो अपना रुमाल उसकी आंखों पर लगाता है, लेकिन वो आंखें नहीं खोलता। पाशा कहता है ये शायद मर गया है, एक दफा दोबारा कोशिश करते हैं, ये जरूर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाद वो अपने रुमाल को मरोड़ कर उसके कान में मारता है ताकि वो खुजली से उठ जाए, लेकिन पारूस फिर भी नहीं उठता। इसके बाद पाशा वहां से जाने लगता है तो उसको छुपे हुए सबाहतीन के बूट नजर आ जाते हैं। इतने में बाहर से खादिम आता है कि सुल्तान आपका इंतजार कर रहे हैं और वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में फ्रेडो लोका की रस्सियां खोलता है और उसको कहता है कि मैं आपको बचा रहा हूँ। लोका फ्रेडो के गले लग जाता है और इसके बाद वो लोका को लेकर बाहर जाने लगता है तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अगले सीन में अब्दुल कादिर एक नामालूम जगह पर आता है। वहाँ पर मौजूद खादिम कहता है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ पर आएंगे। अब्दुल कादिर कहता है कि मेरे लिए कमरा तैयार करो। खादिम पूछते हैं कि आप कब तक यहाँ पर कयाम करेंगे। अगले सीन में महमूद पाशा सबाहतीन के पास आता है और उसे कहता है कि सबाहतीन साहब मेरे पास आओ, तुम अभी तक सोए नहीं। सबाहतीन कहता है कि मैं आपका इंतजार कर रहा था। पाशा कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था,
मेरे बेटे को छुपन छुपाई खेलना बहुत पसंद है। मैंने सोचा जब तुम घर वापस आओ तो हम मिलकर छुपन छुपाई खेलेंगे। सबातिन कहता है कि मैं आपको मतलब नहीं समझा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। पाशा कहता है कि तुम क्या नहीं समझे? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें आज शाम पारूस के कमरे में छुपे हुए नहीं देखा था? तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? सबातिन कहता है कि मैं आखिर वहाँ पर क्या कर सकता हूँ? मैं वहाँ पर गया और उसको देखा, कहीं वो मर तो नहीं गया। क्या आपने उसका हाल नहीं देखा? वो मुर्दे की तरह लेटा हुआ है। पाशा कहता है कि अगर तुम किसी गलत काम में मुलविस हुए तो बहुत बुरा होगा। मैं भी किसी वक्त पारूस की ताकत से धोखा खा गया था, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब तुम गलती मत करना। सुल्तान के खिलाफ किसी भी मंसूबे में शामिल मत होना, और अगर तुमने ऐसा किया तो सबाहतीन मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। अगले सीन में फ्रेडो और लोका छुप कर जा रहे थे। फ्रेडो पूछता है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। लोका बताता है कि पारूस का हुक्म लेने के लिए जो इसने हमारे लिए छोड़ा होगा, और अगर हम ये करते हैं तो दारुल हुकूमत हमारा होगा और फिर हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। अब तुम मेरा काम करोगे। फहीम पाशा के आदमी भी उनका पीछा कर रहे थे। सुर्खे कहता है कि फ्रेडो हमें एक इशारा देगा, शायद वो इस जगह पर ना जाएं जहां पर इनको जाना है। दूसरी तरफ लोका फ्रेडो से कहता है कि कल हम इस जगह पर चले जाएंगे जहां पारूस ने हुक्म छोड़ा होगा। फहीम पाशा के आदमी हर जगह पर हमें तलाश कर रहे होंगे। फ्रेडो कहता है कि चलें ठीक है, आपका हाथ दिखाने के लिए मैं एक डॉक्टर को बुलाता हूँ। अगले सीन में बेल के आदमी उसकी छपी हुई किताबें लोगों में तकसीम करते हैं। वो हर आदमी को एक एक किताब दे रहे होते हैं। एक बुजुर्ग आदमी किताब को खोलकर पढ़ता है और उससे कहता है कि इनको तकसीम करने का हुक्म किसने दिया? वो आदमी कहता है कि ये खैरात है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप दुआ कर दीजिएगा। अगले सीन में उस्मान पाशा महमूद पाशा को बताते हैं कि कुछ लोगों ने तलबा को नाराज कर दिया है। ये वो लोग हैं जो उनको उकसाते हैं। तलबा अकेले ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद वो फौजी तलबा के पास आते हैं और उनको बताते हैं कि तुम लोगों में ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन्होंने एजाजी फौजी पेशे को नजरअंदाज कर दिया। रियासत उनको सजा देने की अहलियत रखती है। अगर कोई मसला है तो वो हल हो जाना चाहिए। पाशा कहता है कि अब से तुम लोगों के कॉलर पर नंबर होंगे ताकि मासूम लोग बच सकें, और जो लोग नंबर नहीं लगाना चाहते उनको सजा होगी। अगले सीन में तहसीन पाशा सुल्तान को बताते हैं कि गालिब साहब आए हैं। गालिब साहब अंदर आते हैं और कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, मेरे यहाँ आने की एक वजह है। इसके बाद वो वही किताब सुल्तान को दे देते हैं। सुल्तान कहते हैं ये बुखारी शरीफ है, हम फजर के बाद पढ़ते हैं। गालिब साहब कहते हैं कि ये वो किताब नहीं है जो आप पढ़ते हैं, ये सड़कों पर बतौर तोहफा तकसीम की गई है। उन्होंने ये मुझे दी, लेकिन देखा कि वो अहादीस ज़ईफ हैं। ऐसी अहादीस हैं जो उलमा इत्तफाक करते हैं कि ये यहूदी मजहब से हैं और वो उसे बुखारी शरीफ के तौर पर बांटते हैं। गालिब साहब कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, आखिर ये जाली अहादीस इन किताबों में क्यों मौजूद हैं? कल इनके बारे में बात होगी। अगले दिन ये दूसरी किताबों के साथ शाये होंगी और मुस्तकबिल में सब इसको कबूल कर लेंगे। मेरे सुल्तान इमाम बुखारी ने फरमाया कि मैंने ये अहादीस 6 लाख अहादीस में से ली हैं और मुझे इनकी तहकीक में 16 साल लगे। ये हदीस की किताब मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काबिल एतबार है। ये पहली जिल्द है और वो दूसरी जिल्दें भी तैयार कर रहे हैं। ये अहादीस गलत हैं। सुल्तान कहते हैं कि तहसीन पाशा फौरन से जाकर उस आदमी को तलाश करो जो इस किताब को छाप रहा है और तकसीम भी करवा रहा है। इसके बाद सुल्तान गालिब साहब का शुक्रिया अदा करते हैं
और कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर ना होते तो हम इसका एहसास होने तक नहीं रोक पाते। सुल्तान कहते हैं कि आखिर वो कौन है और वो ये काम क्यों कर रहा है। गालिब साहब कहते हैं कि वो इस्लाम को झूठा साबित करना चाहते हैं ताकि लोग अहदीस पर शक करें, क्योंकि वो कुरान में ऐसा नहीं कर सकते। सुल्तान कहते हैं कि बुखारी शरीफ की एक बहुत पुरानी नकल मेरे पास मौजूद है, इसमें कोई गलती नहीं। मैं खत्ताद हसन रजा को उसे दोबारा लिखने का कहूँगा। हम दूसरी जिल्दें भी भेज सकते हैं, फिर हम उसे छापकर पूरी कौम में तकसीम करेंगे। और आप फिक्र मत कीजिए, हम सारी गलत नकूल ढूंढ लेंगे। अगले सीन में वासफी कमालुद्दीन के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे खदीजा के बारे में बात करना चाहता हूँ। वासफी कहता है कि मेरा खदीजा के साथ कोई ताल्लुक नहीं, अब तुम इस बात का यकीन कर लो। वासफी कहता है लेकिन तुम्हारा मुझ पर एहसान है। अगले सीन में सुल्तान तहसीन पाशा से कहते हैं कि ये किताब सारी झूठी अहादीस से भरी हुई है। उन्होंने उसे इमाम बुखारी के अहादीस में शामिल कर दिया। क्या आपको मालूम है कि किताब किसने छापी है? तहसीन पाशा कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं। सुल्तान गुस्से में किताब बंद करते हैं और कहते हैं अगर जरूरी हो तो दारुल हुकूमत के हर एक पत्थर के नीचे नजर डालें, अगर जरूरी हुआ तो ये जमीन के नीचे से भी मिल जाएगा। तमाम घरों में जाकर इस किताब को जमा करें, जरूरी हो तो घर घर जाकर किताबें लें। तहसीन पाशा कहते हैं कि बेल आपसे अहम मामले पर बात करना चाहती है। सुल्तान कहते हैं कि उसे आने दो। बेल अंदर दाखिल होती है। सुल्तान उसको खुशामदीद कहते हैं और हाल चाल पूछते हैं और कहते हैं कि आपके हाथ में मौजूद किताब ने मुझे नाराज कर दिया। बेल कहती है कि मैं भी इस बारे में बात करने के लिए आई हूँ। आप जानते हैं कि मैंने एक स्कूल खोला है, हमारे स्कूल में अरबी तलबा भी मौजूद हैं। ये किताब हमारे स्कूल में भी तकसीम की गई है और जब अरबी तलबा ने उसे पढ़ी तो वो सरकशी पर उतर आए क्योंकि इसमें जाली अहादीस मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ कि ये किताब चलानुलू प्रिंटिंग हाउस से शाया हुई है, लेकिन आपको भी इसकी खबर होनी चाहिए। सुल्तान कहते हैं कि हम नहीं जानते थे, हमारे पाशाओं ने तलाश करने की कोशिश की, लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? बेल कहती है कि हमारे तलबा को मालूम हुआ था। सुल्तान कहते हैं कि आपने हमें बताने का फैसला किया था कि हम इक़दामात करें। अच्छे इरादे जाहिर करने के लिए आपका शुक्रिया और आपके तलबा की तवज्जो काबिल तारीफ है, लेकिन आपने ये स्कूल क्यों खोला? बेल कहती है कि जब मैं पहली दफा दारुल हुकूमत आई तो मुझे लगा यहाँ लड़कियों के लिए तालीम हासिल करना नामुमकिन है और मुझे आप पर थोड़ा सा गुस्सा था। सुल्तान कहते हैं कि क्या आपके ख्यालात तब्दील हुए? बेल कहती है कि मेरे ख्यालात तब्दील हुए जब मैंने आपको और दारुल हुकूमत को जाना। मैंने सोचा कि स्कूल खोल लिया जाए, क्या मैंने गलती की? सुल्तान कहते हैं कि जब तक आपको गलती करने का डर हो तब तक ये गलती नहीं होती। बेल कहती है कि क्या आप नहीं चाहते कि नौजवान ऐसी तालीम के साथ घर वापस आएं? सुल्तान कहते हैं कि अगर बच्चों को धोखा ना दिया जाए और वो अपनी शनाख्त ना भूलें तो तालीम हासिल करने में कोई हर्ज नहीं। और आपका प्रिंटिंग प्रेस के बारे में मालूमात लाने के लिए शुक्रिया। बेल कहती है कि मुझे मालूम था कि आप इस स्कूल की मुखालफत नहीं करेंगे जो इस मुहज़्ज़ब अंदाज में तालीम दे। इसके बाद बेल वहाँ से चली जाती है। सुल्तान कहते हैं कि मोहतरमा बेल प्रिंटिंग प्रेस के बारे में मालूमात लेकर आई हैं, आप जाकर मकानात तलाश करें। अगले सीन में फ्रेडो लोका के सामने कुछ आदमी मुंह ढांपे खड़े हुए थे। लोका कहता है कि इस होटल में फहीम पाशा के आदमी मुल्जिम के रूप में हैं, लिहाजा मैं तुम लोगों में से किसी को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। इसके बाद वो फ्रेडो से कहता है कि इन लोगों की बंदूकें इकट्ठी कर लो। फ्रेडो आगे बढ़कर उनकी बंदूकें इकट्ठी कर लेता है
इसके बाद लोका उन आदमियों से कहता है कि वापस मुड़ो और एक कतार बना लो। इसके बाद लोका उन सारे आदमी को एक एक करके गोली मार देता है, लेकिन एक आदमी को छोड़ देता है और कहता है कि तुम जिंदा रहोगे। अब तुम्हें मालूम रहेगा कि किस तरह आंखें खोलकर हिफाजत करनी है। अपनी बंदूकें ले जाओ और ज्यादा मोहतात रहना। इसके बाद वो एक दराज में से एक कागज निकालता है और फ्रेडो से कहता है कि परोस का हुक्म इसमें मौजूद है। वो लिफाफे में से एक तस्वीर निकालता है और कहता है कि हम शेखुल इस्लाम को